बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम देखेंगे क्लास 11th ज्योग्राफी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियां। तो बच्चों जैसे मैं आपको पहले तरीके से वीडियोस प्रोवाइड करवाता था, ठीक है, वैसे ही नॉर्मल तरीके से आपकी वीडियोस आएंगी। कुछ दिनों से जो है मैं ग्रीन स्क्रीन पे करवा रहा था, तो कई बच्चों का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था, इसीलिए मैं आपको फिर से नॉर्मल तरीके से आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज हम देखेंगे आपका एटमॉस्फेयर कैलकुलेशन एंड वाटर सिस्टम, इसका पार्ट 1 है ये, और पार्ट 2 में आपका चैप्टर जो है वो पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में जो हमारा पार्ट 1 है, इसमें 2 से 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जिसमें से सबसे पहली रहेगी बच्चों हमारी वायुमंडलीय दाब। ठीक है, वायुमंडलीय दाब क्या होता है? तो देखिए, मध्य समुद्र तल से वायुमंडल की अंतिम सीमा तक, यानी कि मान लीजिए ये जो है वो समुद्र का हिस्सा है, ठीक है, और ये क्या है हमारा वायुमंडल हो गया। तो वायुमंडल की जो अंतिम सीमा है जिसे कहते हैं बाहरीय मंडल, ठीक है, बाहरीय मंडल। तो इस समुद्र तल से, ठीक है, और इसकी जो बीच की सीमा होगी, ठीक है, इसकी अंतिम सीमा को क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब। ठीक है, तो आगे है कि वायुमंडलीय दाब को मापने की जो इकाई है वो कौन सी है? तो बच्चों वायुमंडलीय दाब को मापने की जो इकाई है वो है बच्चों मिलीबार। ठीक है, किसमें मापते हैं? मिलीबार में। और वायु दाब को मापने का यंत्र, देखिए एक तरफ है इकाई और एक तरफ है यंत्र, तो आपको दोनों याद रखने हैं, इकाई है मिलीबार और यंत्र है निद्रव बैरोमीटर। ठीक है, पारद वायु दाब मापी निद्रव बैरोमीटर, ये याद रखना है आपको, सिर्फ निद्रव बैरोमीटर। पवनें जो होती हैं वो उच्च वायुदाब क्षेत्र वाले एरिया से कम वायुदाब क्षेत्र की तरफ चलती है, यानी कि मान लीजिए एक ये ए एरिया है, ठीक है, ये है एक ए एरिया और एक है ये बी एरिया। तो यहाँ पे जो है उच्च वायुदाब है और यहाँ पे क्या है? निम्न वायुदाब है। तो जो पवन होगी वो कहां से चलेगी? वो ए से बी की तरफ चलेगी। ठीक है, ए से बी की तरफ चलेगी, यानी कि उच्च दाब से निम्न वायु दाब की तरफ ये सारी जो है वो चलेगी। ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब के बारे में छोटी सी चीज आपको पता चल गई होंगी। दाब होता क्या है, मापने की इकाई, मापने का यंत्र, और जो पवनें जो होती हैं वो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ चलती हैं। नेक्स्ट देखते हैं आगे बच्चों, आगे है हमारा अब पवनों की दिशा व वेग को प्रभावित करने वाले कारक। जो पवन होती है, ठीक है, उसकी दिशा और वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? अगला टॉपिक, सबसे पहला है दाब प्रवणता। इसका क्या अर्थ है? जहां समदाब रेखाएं पास पास होती हैं वहां दाब प्रवणता अधिक होती है, वह समदाब रेखाओं के दूर दूर होने पर दाब प्रवणता कम होती है। यानी कि देखिए क्या होता है कि जब समदाब रेखाएं जो होती हैं वो पास पास में होती है, ठीक है, मान लीजिए एक समदाब रेखा यहाँ पे है और दूसरी भी यहीं पे है, तो क्या है, ये पास पास में है। तो पास पास में जब होंगी तो जो पवन की दिशा होगी, यानी कि जो वायु की दिशा होगी वो क्या करेगी? प्रभावित होगी इससे। ठीक है, वहीं अगर ये दूर दूर है, यानी कि समदाब रेखाएं जो हैं वो अगर दूर दूर हैं, एक यहाँ पे है, ठीक है, और एक ही इतनी दूरी पे है, तो इसमें क्या होगा कि ये जब दूर दूर रहेंगी तो ये ताप प्रवणता जो है, जो दाब प्रवणता है, ये कम होगी, क्योंकि जब आपस में पास पास होती है तो ज्यादा होती है और दूर दूर कम होती है। दूसरा है बच्चों घर्षण बल। धरातल पर घर्षण बल अधिक होता है, हमने बहुत पढ़ा है 10th क्लास में, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल वगैरह हो गया, ये बहुत होता है। तो इसका प्रभाव धरातल से 1 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है, यानी कि ये जो घर्षण बल होता है, ठीक है, इसका जो प्रभाव है वो धरातल से, यानी कि ये जो हमारी धरती है इससे 1 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। समुद्र सतह पर घर्षण न्यूनतम होता है, यानी कि समुद्र की जो सतह होती है, आपको पता है कि वहां पे जो घर्षण है वो वैसे भी कम होगा क्योंकि जमीन तो है नहीं, और धाराएं जो हैं वो ज्यादा घर्षण बल उत्पन्न कर नहीं सकती हैं। फिर है कोरियोलिस बल। अभी हम कोरियोलिस बल के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, बस यहाँ पे एक पॉइंट समझ लीजिए कि पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, विषुवत रेखा के पास कोई भी बिंदु सर्वाधिक तीव्र गति से संचलन करता है, यानी कि जब पृथ्वी जो है वो अपने ही अक्ष पर घूर्णन करती है तब
विषुवत रेखा के पास कोई जो बिंदु है वो सर्वाधिक यदि तीव्र गति से संचलन करता है तो इससे भी पवनों की जो दिशा है वो प्रभावित होती है। तो पवनों की दिशा व वेग को प्रभावित करने वाले ये तीन कारक हैं, ठीक है, दाब प्रवणता, घर्षण बल और कोरियोलिस बल। तो ये तो आपको पता चल गए कारक कौन कौन से हैं। अब हम देखेंगे बच्चों कोरियोलिस बल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो ये है आपका कोरियोलिस बल के बारे में। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो देखते हैं 1844 में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक हुए थे, ठीक है, इन्होंने इसे कोरियोलिस बल कहा। इन्होंने किसे कोरियोलिस बल कहा, यानी कि जो पृथ्वी है, अभी हमने देखा था यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ठीक है, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं। ये जो है कोरियोलिस बल की जो परिभाषा है, इसी को फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने कोरियोलिस बल कहा था। ये जो है वो ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है और विषुवत वृत्त पर अनुपस्थित होता है, यानी कि विषुवत वृत्त पर नामात्र होता है। कोरियोलिस बल दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करता है, यानी कि समकोण पर यहाँ पे कार्य करता है, ठीक है। दाब प्रवणता जितनी अधिक होगी पवनों का वेग भी उतना ही अधिक होगा और पवनों की दिशा ही उतनी अधिक विक्षेपित होती है। यानी कि यदि दाब प्रवणता अभी हमने देखा था क्या होता है, ठीक है, वही अगर जिस एरिया में मान लीजिए ये एक पृथ्वी है, ठीक है, और ये इसके 4 भाग हो गए, अगर यहाँ पे दाब प्रवणता ज्यादा है, ठीक है, किस वाले एरिया में जहां पे मैं ये लिख रहा हूं, ठीक है, इस वाले एरिया में दाब प्रवणता ज्यादा है तो यहाँ पे पवनों की दिशा जो है वो उतनी ही ज्यादा विक्षेपित होगी अलग अलग भागों में। और वहीं अगर ये कम है तो पवनों की दिशा जो है वो यहीं पे सिमट के रह जाएगी एक तरह से। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं। फिर है कि जो कोरियोलिस बल होता है वो विषुवत वृत्त पर बिल्कुल ही जीरो होता है, यानी कि होता ही नहीं है एक तरह से। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो पवनों की दिशा व वेग को प्रभावित करने वाले कारक जो थे वो आपको पता चल गए, जिसमें कोरियोलिस बल को हमने थोड़ा अच्छे से डिफाइन किया है। तो ये 3 थे, दाब प्रवणता, घर्षण बल और कोरियोलिस बल। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों वायु दाब एवं पवन। अगला टॉपिक है वायु दाब एवं पवन। तो देखिए पवनों का वेग उनकी दिशा पवनों को उत्पन्न करने वाले बलों का परिणाम है। यानी कि जो पवन है, यानी कि जो एक तरह से वायु जो होती है, ठीक है, उसका अस्तित्व कह लीजिए, ठीक है, अस्तित्व और उनकी दिशा, ये जो है वो किसका परिणाम है, ये होता है बलों के कारण। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, बहुत सारे बल होते हैं, इन्हीं की वजह से ये जो पवन है, ये वायु दाब जो है वो उत्पन्न होता है। निम्न दाब क्षेत्र के चारों तरफ पवनों का परिक्रमण चक्रवाती परिसंचरण कहलाता है। यानी कि किसी क्षेत्र में, ठीक है, ये 2 क्षेत्र हैं, यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे है ज्यादा, यानी कि ये उच्च वायु दाब वाला क्षेत्र है और ये जो है वो निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र है, इसलिए मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं। देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका निम्न और ये हो जाएगा आपका उच्च वायु दाब। तो अब क्या होगा कि जो निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र है ये क्या कहलाएगा, चक्रवाती परिसंचरण, ठीक है, ये तो हो गया चक्रवाती परिसंचरण। और फिर उच्च वायु दाब वाला क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा, प्रति चक्रवाती परिसंचरण। अब इसको याद करने की कोई ट्रिक तो है नहीं, इसलिए आपको इसे बस इस तरीके से याद करना होगा कि अगर निम्न दाब है तो चक्रवाती हो जाएगा, अगर ज्यादा है तो प्रति चक्रवाती हो जाएगा। इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। तो ये आपको पता चल गया वायु दाब एवं पवनों के बारे में एक छोटी सी नॉलेज थी जो कि आपको पता होनी चाहिए, 2-3 पॉइंट जो थे। नेक्स्ट देखते हैं, अब है स्थल समीर और समुद्र समीर। तो इसे बच्चों हम चित्र के माध्यम से समझेंगे, स्थल समीर और समुद्र समीर को। तो उससे पहले हम जो है यहाँ पे स्थल समीर और समुद्र समीर, इसकी एक परिभाषा जान लेते हैं, आखिर ये है क्या। तो स्थल समीर की हम बात करें तो ये पवनें रात के समय स्थल से समुद्र की ओर चलते हैं। इस चित्र में बच्चों आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो है वो स्थल समीर लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो स्थल समीर है इसकी जो पवन है वो रात के समय किसकी तरफ चलती है, समुद्र की तरफ, ठीक है। आप जैसे कि चित्र में देख पाएंगे ये जो वायु है वो किधर चल रही है, समुद्र की तरफ, और ये किस टाइम होता है, रात के समय। वही समुद्र समीर में क्या होता है, ये जो पवनें होती हैं वो समुद्र से स्थल की तरफ चलती हैं, ठीक है। ये तो होगा एक बेसिक आपकी नॉलेज चित्र के माध्यम से। फिर यहाँ पे है कि रात के समय जो स्थल होता है वो शीघ्र
ठंडा हो जाता है। हमने भी देखा है अभी कि रात के समय क्या होता है कि स्थल जो वो शीघ्र ठंडा हो जाता है और समुद्र देर से होता है। इसी कारणवश समुद्र पर निम्न वायु दाब का जो क्षेत्र है वो विकसित यहाँ पर होता है। वहीं समुद्र समीर में ये दिन के समय बहुत समय से स्थल की ओर चलती है। ठीक है, दिन के समय जब सूर्य चमकता है तो समुद्र की अपेक्षा जो स्थल होता है वो अधिक गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये जो स्थल समुद्र समीर जो है इसमें वायु समुद्र से किधर चलती है? स्थल की तरफ। तो इसी वजह से क्या होता है यहाँ पे जो स्थल है वो समुद्र की जगह दिन में अधिक जल्दी क्या होता है? गर्म हो जाता है। और जो स्थल समीर है इसमें क्या होता है कि जो समुद्र है वो स्थल से आने वाली ये जो वायु है उसको ग्रहण करता है, लेकिन फिर भी ये स्थल की अपेक्षा देर से ही गर्म होता है। तो ये बातें आपको पता चल गई स्थल समीर और समुद्र समीर के बारे में। फिर है यहाँ पे कि दिन के समय जब सूर्य चमकता है तो समुद्र की अपेक्षा स्थल जल्दी गर्म हो जाता है। स्थल पर निम्न वायु दाब का क्षेत्र विकसित होता है और ये पवनें आर्द्र होती है। ठीक है, तो स्थल समुद्र और समुद्र समीर के बारे में ये सारी चीजें आपको समझ आई। आगे अभी हम बच्चों देखेंगे घाटी समीर और पर्वत समीर के बारे में। स्थल समीर और समुद्र समीर के बारे में आई होप आपको सारी बातें पता चल गई होंगी। नेक्स्ट बच्चों घाटी समीर और पर्वत समीर। तो देखिए इसको भी हम चित्र के माध्यम से आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले तो इसकी एक परिभाषा आप जान लीजिए कि आखिर है क्या ये। एक है पहले सबसे पहला हमारा घाटी समीर और फिर आएगा हमारा पर्वत समीर। तो सबसे पहले घाटी समीर की बात करते हैं। दिन के दौरान पर्वतीय प्रदेशों में ढाल गर्म हो जाते हैं, यानी कि दिन के समय क्या होता है जो पर्वतीय प्रदेश होते हैं वो ढाल जो होती है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक पहाड़ है, ठीक है, ये वाला जो एरिया होता है ना, ये वाला नीचे की तरफ इस तरह से, ये क्या होता है वो दिन के समय गर्म हो जाता है और जो वायु होती है वो कहां ऊपर की तरफ इस तरह से उठने लगती है और इस स्थान को भरने के लिए वायु घाटी में बहती है। कभी कभी इन पवनों के कारण बादल बनते हैं और पर्वतीय ढालों पर वर्षा भी होती है। तो घाटी समीर के बारे में आपको 2 ही 3 चीजें ज्यादा याद रखनी है। वो क्या है कि दिन के दौरान क्या होता है, जो पर्वत होते हैं उनकी ढालों को ये गर्म करता है और जब ये गर्म हो जाती है ढाल तो वायु जो है वो ऊपर की तरफ उठती है, जिसकी वजह से कई बार जो है वो बादल भी बन जाते हैं और उससे ढालों पर वर्षा भी होती है। तो अब हम इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है, ठीक है, ये है एक तरफ घाटी समीर। तो घाटी समीर में क्या हो रहा है कि ये जो एरो आप देख रहे हैं, ये वाला जो एरो है वो क्या दर्शाता है कि ढाल जो है और जो सूर्य है यानी कि दिन के समय, तो दिन के समय क्या हो रहा है ये ढाल गर्म हो रही है, जिसकी वजह से बादलों का निर्माण होता है, जिससे कई बार जो है इन ढाल वाले प्रदेशों में बारिश भी हो जाती है। तो घाटी समीर के बारे में आपको ये बातें पता चली। अगला पॉइंट क्या है हमारा, पर्वत समीर। पर्वत समीर को एक बार देख लेते हैं, फिर चित्र के माध्यम से भी समझेंगे। रात्रि के समय पर्वतीय ढाल ठंडे हो जाते हैं और सघन वायु घाटी में नीचे उतरती है, जिसे पर्वतीय पवनें कहते हैं। तो आपको अब याद रखना है पर्वतीय पवनें किन्हें कहते हैं। एक बार दोबारा से पढ़ेंगे इस लाइन को। रात के समय जब पर्वतीय ढाल जो होते हैं वो ठंडे हो जाते हैं और सघन वायु घाटी में नीचे उतरती है, तभी हम इसे कहते हैं पर्वतीय पवनें। उच्च पठारों व हिम के क्षेत्रों में घाटी में बहने वाली ठंडी वायु को अवरोही पवनें भी कहते हैं। अर्थात इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि उच्च पठार और हिम के प्रदेशों में जो घाटी में वायु बहती है उसे कहते हैं अवरोही पवन। घाटी के तापमान सूर्योदय के कुछ पहले तक काफी कम हो जाता है, जिससे तापमान का व्युत्क्रमण होता है। सूर्योदय से कुछ पहले इनकी गति बहुत तेज होती है और पर्वत समीर जो है वो काफी शुष्क होते हैं। तो ये तो आपको एक परिभाषा पता चली। अब हम बात करेंगे कि इसको चित्र से हम कैसे समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये पर्वत समीर है, ठीक है, और एक सेकेंड, ये जो है एक यहाँ पे मैं चंद्रमा बना देता हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाए। ये जो है वो एक चंद्रमा है, ठीक है, ये एक चंद्रमा बन गया। तो अब क्या है कि रात के समय ये जो वायु होती है वो नीचे की तरफ आती है
जिससे क्या होता है, पर्वत जो है वो पूरी तरीके से ठंडा हो जाता है। और जब ये ठंडा होता है तो आसपास के एरिया को भी ठंडा कर देती है। इसी को हम कहते हैं पवन। और पवन को दूसरे रूप में हम कहते हैं अवरोही पवन। ठीक है, अवरोही पवन, यहां लिख देता हूं, अवरोही पवन। तो एक तरफ है पर्वत समीर, एक तरफ है घाटी समीर। घाटी समीर दिन के समय में प्रक्रिया होती है इसकी, और पर्वत समीर की रात के समय होती है। घाटी समीर जो है वो गर्म हवा से संबंधित है, और पर्वत समीर जो है वो ठंडी हवा से संबंधित है। ओके, सो घाटी समीर, पर्वत समीर। आई होप समझ गए होंगे आप सभी। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हमारा वीडियो आज का हम खत्म करते हैं, जिसमें आपने आज जो है वो क्या क्या देखा है एक बार समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था बच्चों वायुमंडलीय दाब क्या होता है। सेकंड है पवनों की दिशा व वेग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं यहाँ पर। फिर नेक्स्ट देखा था कोरियोलिस बल के बारे में एक संपूर्ण टिप्पणी हमने देखी थी। वायु दाब एवं पवनों के बारे में हमने नेक्स्ट टॉपिक देखा। देन फिर देखा हमने कि स्थल समीर और समुद्र समीर में क्या अंतर है। एंड नेक्स्ट टॉपिक था हमारा घाटी समीर एवं पर्वत समीर। तो यहाँ पे हमारा आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। बच्चों ये जो मेरा नया तरीका है ये आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक बच्चों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे जरूर चेक कीजिएगा। और बच्चों हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स डेली बेसिस पे देता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।